हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन दान्या एजुकेशन सिविल एग्ज़ाम वर्ल्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म। कैसे हो आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बेहतरीन होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आपको पता है हम लोग कंटिन्यू एमसीक्यू सेशन यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि अप्रैल 2023 एग्ज़ाम के लिए हैं। हालांकि ये एमसीक्यू आपके एमपीपीएससी के अलावा अन्य एग्ज़ाम में भी काम में आने वाले हैं, चाहे आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य एग्ज़ाम की। मुख्यतः फोकस हमारा एमपीपीएससी पर है, बट आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे काम आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ऑल एग्ज़ाम्स के पीवाईक्यू यहाँ पे सॉल्व कराए जा रहे हैं। ठीक है ना? अभी तक हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं, बट भूगोल विषय के सिर्फ 2 लेक्चर हुए हैं। आज हम लोग भूगोल विषय पे तीसरा लेक्चर करने वाले हैं। हम लोग क्या आज भूगोल विषय पर तीसरा लेक्चर करने वाले हैं। और आपको पता है हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं। आपने नोट्स भी देख लिए होंगे, नोट्स कैसे हैं आप लोगों ने कमेंट बताना अपना। कुछ नोट्स आपके साथ शेयर किए गए हैं, कुछ और आपके साथ एक साथ शेयर कर दिए जाएंगे, तो आपको और पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। ठीक है ना? तो भूगोल के सभी नोट्स आपको प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से मिल जाएंगे। यूनिट 3 में आपका भूगोल दिया गया है, पूरा भारत का भूगोल। आपको सिर्फ नोट्स देखना है। क्या करना है आपको? आपको नोट्स देखना है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, एमसीक्यू सेशन आपको अटेंड करना है। एमसीक्यू सेशन आपको 2 बार अटेंड करना है। कैसे अटेंड करना है? एक बार अभी आप जब देख रहे हो बिना पढ़े हुए, तो कंटिन्यू बिना पढ़े हुए देखेंगे, देन आप फिर एक बार नोट्स पढ़ लेंगे, फिर आप एमसीक्यू लगाएंगे। इससे क्या होगा, जब आप एमसीक्यू पहले लगा लेंगे तो आपको पता रहेगा क्या चीज़ पेपर में आने वाली है, और जब वो चीज़ आपको पता है तो नोट्स पढ़ते समय आपका माइंड वहाँ पर जाएगा। नंबर 1। फिर आप नोट्स पढ़ने के बाद वापस एमसीक्यू लगाएंगे, तो आपको पता रहेगा कि आपको क्या क्या याद है, क्या क्या याद नहीं है। ठीक है ना? तो जब आप वापस दोबारा एमसीक्यू लगाएं तो वहाँ पे आप स्पीड में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहली बार जब लगाओ ना, तो बिल्कुल स्लो, जैसे नॉर्मल स्पीड होती है ना, उसी भी आप चलने दिया करें, जिससे आपको क्या, बहुत सी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाया करेंगी। चलो, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको पता है 30 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, 30 से 50। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। पहला क्वेश्चन आपको क्या है, भारत से उपबंध प्राचंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल से ही भारत स्थल पिंड का हिस्सा है। मतलब किस ओर सरका है, आपको बताना है। आपको पता होगा, मैंने कल ही बता दिया था कि हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, भारत की भौगोलिक स्थल आकृतियाँ पढ़ेंगे, भारत की भू गार्भिक आकृतियाँ पढ़ेंगे। भाई भूगर्भ में क्या है, भारत कैसे बना, भारत की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वहीं से आज का पहला क्वेश्चन है कि पुराचुंबकीय प्रभाव से, आपसे बोला था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तो उसी में बताया गया कि पुराचुंबकीय प्रमाणों से पता चलता है, संकेत मिलते हैं कि भारत का विस्थापन किस तरफ हुआ है। तो आप बता सकते हो कि भारत का विस्थापन किस तरफ हुआ है, आपको पता होगा। तो पहला क्वेश्चन हमेशा मैं समय लेके सॉल्व करता हूँ। क्यों? क्योंकि पहले क्वेश्चन से आपका बेस बन जाता है और आने वाले 5-6 क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना? तो आपको पता होगा, मैंने बताया था, यदि पृथ्वी है, आपने पढ़ा होगा कि शुरुआती दौर में जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, जैसे अभी वर्तमान में आपको यहाँ पे अमेरिका महाद्वीप दिखाई देता है, यूरोप दिखाई देता है, इंडिया दिखाई, एशिया महाद्वीप दिखाई देता है, अफ्रीका दिखाई देता है, ऑस्ट्रेलिया दिखाई देता है, यहाँ पे आपको दक्षिण अमेरिका दिखाई देता है, यहाँ पे अंटार्कटिका दिखाई देता है। जो वर्तमान में आपको पूरे महाद्वीप या महादेश दिखाई देते हैं, पहले ऐसे नहीं थे। पहले ये सब क्या थे, एक साथ सम्मिलित थे, जिसको हम पेंजिया के रूप में जानते थे। जिसको हम लोग क्या, एक पेंजिया के रूप में जानते थे। और इस संपूर्ण महासागर को एक नाम दे के रखा था हमने, क्या, इस संपूर्ण महासागर को हमने नाम दे के रखा था पैंथालासा। और हम देखते हैं कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद ये पेंजिया टूट जाता है। क्या होता है, इसको सही से बनाता हूँ मैं। कुछ समय बाद इस पेंजिया का विभाजन होता है। सुनिएगा गौर से, यहाँ पे हो सकता है इस क्वेश्चन से आपका पूरा प्लेट विवर्तन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ही सॉल्व हो जाए। मैंने क्या बोला कि संपूर्ण महाद्वीप पहले एक साथ जुड़े हुए थे, जिसको क्या, पेंजिया नाम दिया जाता था। जिसको क्या, पेंजिया नाम दिया जाता था। इसके चारों ओर के महासागर को पैंथालासा कहते थे। क्या, पैंथालासा कहा जाता था। कुछ समय पश्चात इस पेंजिया में विभाजन होता है। कुछ समय पश्चात
इस पेंजिया विभाजन होता है और इसके उत्तरी भाग को हम लोग अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं और दक्षिणी भाग को हम लोग गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। ये हमें प्राउड करने वाली बात है कि हमारे यहाँ की एक जनजाति के नाम से विश्व स्तर पर जाने वाला एक आकृति गोंडवाना कहलाती है। जी हमारी प्राउड वाली बात है, ठीक है ना, कि हमारे यहाँ की एक जनजाति इतनी बड़े स्तर पर जानी जाती है, गोंडवाना नाम रखा गया। आप देखते हो यहाँ पे वर्तमान में आगे चलकर यहाँ पे जो चिचला भूसागर बनता है इसको हम टैथिस भूसागर कहते हैं। टैथिस भूसन्नति के नाम से जानते हैं, टैथिस जियोसिंक्लाइन के नाम से जानते हैं। आप देखते हो आगे चल के यहाँ पे आपको पता है यदि मैप बना रहा हूँ जैसे मैं, यहाँ पे भूमध्य रेखा निकलती है। आपको पता है गोंडवाना जैसे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इसका भी आगे चल के विभाजन होता है और अंगारा लैंड के विभाजन के पश्चात आपको यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको यूरोप देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको एशिया देखने को मिलता है। ऐसे ही गोंडवाना लैंड का जब विभाजन होता है, टूटता है, तो यहाँ पे आपको अफ्रीका महाद्वीप देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको इंडियन प्लेट देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलियन और अंटार्कटिक प्लेट देखने को मिलती है। अभी आप देखते हो कि वर्तमान में इंडियन प्लेट कहाँ पे है? वर्तमान में इंडियन प्लेट जो आपकी है यहाँ पे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। इसका मतलब कि कहाँ तक ये इंडियन प्लेट थी, तो इसका विस्थापन कैसे हुआ? उत्तर की ओर विस्थापन हुआ और आगे जाके एशियन प्लेट से टकरा जाती है, आगे जाके यूरेशियन प्लेट से आगे टकरा जाती है और हिमालय की उत्पत्ति होती है। अभी देखो, आप बोलो सर मैंने एक पूरा प्रॉपर क्यों नहीं पढ़ाया आपको, एक एक लाइन क्यों नहीं बताई, डेट क्यों नहीं बताई, शब्द क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया कि प्रीलिम्स में इतना डीप में नहीं आता है। इतना बता दिया, आपके माइंड में चला गया कि ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट है। जब मेंस के लिए हम लोग पढ़ेंगे ना तो हर चीज़ वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एमसीक्यू के हिसाब से और प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से जितना आपके लिए चाहिए यहाँ पे बता दिया गया है और इसकी शब्दावलियाँ आपके नोट्स में भी दी गई हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है ना। चलो तो आते वापस क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन क्या था यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, जिसको समझ में नहीं आया होगा वीडियो को 2 मिनट पीछे करेंगे, वहाँ से फिर से देखेंगे, फिर से समझ में आ जाएगा आपको। चलो तो क्वेश्चन है कि भारत के उपवन में पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल से भारतीय स्थलपिंड सरका है किस ओर? उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर या पूर्व की ओर? तो अभी हमने देखा कहाँ सरका है, उत्तर की ओर खिसका है। कहाँ खिसका है बेटा? उत्तर की ओर खिसका है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है देखो, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग था। गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े हुए थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। यही चीज़ मैंने सारी बताई कि नहीं आपको? यही सारी चीज़ मैंने आपको ओरली पहले बता दी थी। इसलिए क्या होता है, पढ़ने की आपको जरूरत यहाँ पे फिर नहीं पड़ती है। चलो इसका आंसर आपका आना चाहिए। आईएएस में क्वेश्चन आया, अब आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। क्यों? पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं जुरासिक भूखंड, नहीं कहते हैं इंडियाना भूखंड, ऐसा कोई नाम नहीं पड़ा। आर्यावर्त भूखंड हम पढ़ते हैं, भरतखंडे आर्यावर्ते, भारत देश है, ग्वालियर नाम नंगरे, लश्कर क्षेत्र पढ़ते कि नहीं? हम लोग जिस एरिया में खड़े हैं ना उसका नाम बता रहे हैं, लोकेशन बता रहा हूँ मैं आपको। हालांकि आर्यावर्त जैसा कोई प्लेट विवर्तन को नाम नहीं आता है। अभी हमने क्या पढ़ा, जो विशाल भूखंड किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। किसका है? गोंडवाना लैंड का। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे लिखा है कि भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक, ये अगला क्वेश्चन आ गया है। और कोई क्वेश्चन आ गया? यहाँ पे क्वेश्चन गायब है, आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन गायब है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मैं आपको बताया दे रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत को कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित किया जाता है? भारत को कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित किया जाता है? आगे आ भी जाएगा वो,
क्वेश्चन सुन लो, भारत को कितने प्राकृतिक भौतिक विभागों में विभाजित किया जाता है? तो 4 प्राकृतिक भौतिक विभागों में विभाजित किया जाता है। अभी हम लोग पूरा पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे। देखो यहाँ पे दिया गया है, मैप बना दूं यहाँ पे आपको, नॉर्मली देखो मैप ऐसे देख लो। चलो छोटा सा मैप ले लेते हैं हम लोग, आपको समझ में आएगा हर चीज़। आप लोगों ने मैप बनाना सीख गए हो ना, 2 दिन से आपसे मैप का बोल रहा हूँ मैं, और 2 दिन से आप मुझे बनाते हुए भी देख रहे हैं मैप को, कि मैप कैसे बनाते हैं, है ना। तो देखो भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया। नंबर 2 विशाल मैदान, यहाँ पे आप देखते हो गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु का विशाल मैदान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 3 कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार आपको देखने को मिला। तो देखो ये आपका प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है कि नहीं? ये आपका कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, ठीक है ना। चलो, और नंबर 4 आपको देखने को तट एवं द्वीप, तट एवं द्वीप मिलेगा, तट एवं द्वीप मिलेगा। तो जी आपके तटीय प्रदेश आ रहे हैं, ठीक है ना। और साथ में समुद्री द्वीप आपको यहाँ पे लक्षद्वीप मिल जाएगा, यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिल जाएगा। साथ ही साथ लिखा हुआ है कि भारत को 6 उपभौतिक, यहाँ पे क्या 4 मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में, लेकिन 6 उपभौतिक प्रदेशों में बांटते हैं, जो कि आजकल एनसीईआरटी में लिखा आता है। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे एक रेगिस्तानी प्रदेश जुड़ जाता है, यहाँ पे एक रेगिस्तानी प्रदेश जुड़ जाता है, और द्वीपीय जो हमने क्षेत्र पढ़ा ना इसके साथ, ये द्वीपीय क्षेत्र भी अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से 6 उपभौतिक प्रदेश आपके सामने आ जाते हैं। आगे बढ़ते हम लोग। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुएं कौन से होते हैं? ऐसे कुएं जो मनुष्य द्वारा खोदे नहीं जाते हैं, ऐसे कुएं। सुनना, मजाक कर रहा हूं मैं, सुनना सीरियसली। पाताल तोड़ कुएं किसे कहे जाते हैं? आपके नोट्स में लिखा है, बट सुन लो। ऐसे कुएं जो जमीन फाड़ के अपने आप से पानी निकालते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तरी पहाड़ी इलाकों में आपको फव्वारे दिखाई देते हैं, गर्म जल के सोते होते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, आपके पाताल तोड़ कुएं के एग्जाम्पल होते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? भाबर में, शिवालिक पहाड़ियों में, तराई में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बताओ कहाँ पाए जाते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा नोट्स में, तराई मैदानों में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तराई मैदान में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो डिटेल में आपको दिख जाएगा। देखो डिटेल में आपको दिख रहा होगा, पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल के स्रोत हैं। एक एक शब्द समझना, एक एक लाइन समझना, ठीक है ना। बहुत अच्छे से एमसीक्यू के माध्यम से आपकी यूनिट 3 कराने का प्रयास कर रहा हूं मैं, तो बहुत अच्छे से। पाताल तोड़ ऐसे प्राकृतिक जल के स्रोत हैं जो धरातल से तथा ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोतों तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर यह होता है। अंतर क्या होता है? सुन लो, अंतर क्या होता है? कुएं से भी पानी निकलता है, इनसे भी निकलता है। अंतर क्या होता है? अंतर यह होता है कि सुनो, प्रथमतः जल में स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है, ठीक है ना। मतलब कि पाताल तोड़ कुएं, मतलब कि इनके लिए क्या, हमको कुएं खोदने पड़ते हैं मनुष्य को। इन पे क्या, मनुष्य को कुएं खोदने पड़ते हैं। जो जल स्रोत होते हैं, मैंने गर्म जल के स्रोत बोलते हैं, जो मैंने आपको गर्म जल का स्रोत बोला है वो आपकी एक अलग चीज़ है। गर्म जल का स्रोत बोला जो मैंने आपको, वो एक अलग चीज़ है। और पाताल तोड़ कुएं क्या है कि मनुष्य जब गड्ढे खोद देता है तराई क्षेत्रों में, तो उसमें ऑटोमेटिक जल आ जाता है। कहाँ से आता है वो? जमीन के अंदर से प्रकट होता है, जमीन के अंदर से जल आता है, पाताल से जल आता है, ऐसा कहा जाता है। आपने गांव में देखे होंगे, लेकिन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी का क्वेश्चन है बेटा। भारत में भू आकारकों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। भारत में भू आकारकों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर देना। यहाँ से आपके ना 5 से 6 प्रश्न बनने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने में थोड़ा समय लग जाएगा। एक एक पॉइंट समझना। पहला है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन के पठार का ही एक विस्तारित भाग है। यदि आपने मैप देखा होगा तो आपको मेघालय भी दिखेगा
और दक्कन का पठार भी दिखेगा। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा, कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनीति के रूप में है। गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त के रूप में है। नंबर 4, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट एवं चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। क्या? भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट एवं चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। इन चारों पॉइंट्स को मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँ, समझना। जो पहला पॉइंट आपका कह दिया कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन के पठार का ही भाग है। तो देखो मैप बनाते हम लोग, मैप से इस बात को समझते हैं और गौर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत अच्छी संभावना है। देखो ये क्या है, आपका दक्कन का पठार वाला इलाका है, ठीक है ना। ये आपका सिक्किम गया, नेपाल गया, भूटान गया, ये आपका मेघालय गया, ये आपका यहाँ पे आ गया। मेघालय का पठार कहाँ पे? यहाँ पे है कि नहीं। आप देखोगे यहाँ पे नदियों ने क्या कर दिया, गैप बना दिया है, जिसको आप क्या राजमहल गैप के नाम से जानते हो। क्या? राजमहल गैप के नाम से जानते हैं, या मालदा गैप के नाम से जानते हैं। क्या? या मालदा गैप या दर्रे के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। गैप या दर्रे के नाम से आप जानते हैं, राजमहल गैप के नाम से आप इसको जानते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यदि यहाँ पे गैप नहीं होता, नदियों के द्वारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा यदि यहाँ पे गैप नहीं बनाया जाता, मैदान नहीं बनाया जाता, तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। नंबर 1 तो ऐसी बात। नंबर 2, जब इनकी चट्टानों की विशेषताओं का अध्ययन किया गया, जब इनकी चट्टानों का अध्ययन किया गया, दक्कन के पठार की और मेघालय के पठार की चट्टानों का, तो देखा गया कि भौगोलिक दृष्टिकोण से दोनों एक ही प्रकार की चट्टान है। अर्थात निष्कर्ष निकलता है कि दक्कन के मेघालय का पठार दक्कन के पठार का ही हिस्सा है। नंबर 1 पॉइंट से हो गया। अब दूसरा पॉइंट दिया गया था आपको, क्या दूसरा पॉइंट दिया गया था वहां पे? दूसरा पॉइंट था आपका कश्मीर घाटी की संरचना एक समभिनीति के रूप में है, सम अभिनति के रूप में है। अब सम अभिनीति क्या होती है, अग्रगर्त क्या होता है? देखो पहले आपको अग्रगर्त बता दूं कि गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त के रूप में है। हमने आपको बताया कि भैया क्या बताया मैंने आपको, ये आपकी यूरेशियन प्लेट थी, ये आपकी भारतीय प्लेट थी, इंडो एशियन प्लेट थी। दोनों प्लेटें आपस में टकराई, दोनों प्लेटें आपस में टकराई, तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति हुई। देखो फिर से सुनना, मैंने क्या बोला, ये कौन सी आपकी यूरेशियन प्लेट थी, ये कौन सी आपकी भारतीय प्लेट थी। क्योंकि भारतीय प्लेट भारी थी इसलिए यहाँ पे अभिसारी सीमा बनती है और भारतीय प्लेट नीचे क्षेपित हो जाती है, और यहाँ पे क्या होता है, यूरोपियन प्लेट ऊपर चढ़ जाती है और इनमें सिकुड़कर क्या होता है, हिमालय का निर्माण होता है। देन हिमालय का निर्माण होता है, जो यहाँ पे गर्त बनता है, जो यहाँ पे गर्त बनता है, सन्नति बनती है, गर्त बनता है, सन्नति बनती है। इसी में क्या होता है, कुछ समय पश्चात, मतलब कि लाखों अरबों वर्ष पश्चात हिमालय की नदियों द्वारा जो अवक्षेप लाए गए, इससे सन्नति को भर दिया गया। यहाँ पे दक्कन के पठार से जो भी अवक्षेप लाए गए, इससे इसको भर दिया गया, अर्थात एक गर्त को भर दिया गया। अर्थात क्या है, एक अग्र गर्त का उदाहरण है। जो हमारा मैदान है, गंगा का मैदान क्या है, अग्र गर्त का उदाहरण है, ठीक है ना। तो दोनों पॉइंट आपके क्या है, बिल्कुल सही है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, चौथा पॉइंट आते हैं, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। चलो चौथा पॉइंट है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट और चीनी। तो चीनी प्लेट जैसी कोई शब्द यहाँ पे नहीं है, इसलिए आपका चौथा कथन तो गलत हो जाता है। 1, 2 और 3, तो 1, 2, 3 आपका ए आंसर बिल्कुल सही है। अब कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति के रूप में है। अब आपको सम अभिनति कैसे समझाएं, आपको समझो। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला भाई, जब दो प्लेटें एक साथ आ रही थी आपस में, तो क्या हुआ, इनमें टकराव हुआ। आप देखना, जब दो लोग टकराते हैं, सुनना, जब आपने दो गाड़ियों को टकराते हुए देखा होगा, जब दो गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं तो उनके आगे से कोई या ऊपर उठ जाता है या नीचे मुड़ जाता है या कुछ हो जाता है। अभी आप जब भौतिक भूगोल पढ़ा होगा आपने कभी मेंस के लिए, तो आपने वलन के प्रकार पढ़े होंगे, फोल्ड पढ़ा होगा ना, फोल्ड एक टॉपिक है वहाँ पे, फोल्ड हुआ, हिंदी इसको वलन बोलते हैं, आपने वलन पढ़ा होगा। जब आपने वलन पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको इस चीज़ को ध्यान आया होगा कि वलन में एक प्रकार होता है समाभिनति। उसमें क्या होता है कि जब दो वलन ऐसे होते हैं, एक प्लेट ऐसी धंस जाती है
और दूसरी प्लेट ऐसे निकल जाती है और इसका भाग ये टंगा हुआ दिखता है, आसमान में लटका हुआ, मतलब ऐसे, ये वाला भाग, तो इसको बोलते सब अभिनति, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है आपकी, अब आपको समझ में आ गया। तो आपका दूसरा पॉइंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 3 सही है आपका, चौथा पॉइंट गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा केवल, ठीक है ना। चलो यहाँ पर डिटेल में दिया गया होगा, यहाँ पे डिटेल में दिया गया होगा, इसको देखना आप लोग। पहला पॉइंट सही है, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है। देखो भूषण नदी वाली बात है कि नहीं, इसको डिटेल में पढ़ना, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। मैंने आपको ओरली समझा दिया है, तो इसके पढ़ने की आपको नीड नहीं है, हालांकि आपको लगता है पढ़ सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन आपको बताना है। यहाँ पे भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र है, मतलब कि भौगोलिक दृष्टि से या भूगार्भिक। यहाँ पे देखो शब्दावली आपको ध्यान देना है बेटा, नई नई शब्दावली जब आती है ना तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, भैया अब क्या होगा हमारा। यहाँ पे समझो बात को, यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर प्री में आया, 2004 में आया क्वेश्चन। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, बिल्कुल सही बात है भैया, प्राचीन भाग है। दूसरा, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वत है, पर्वतों को प्रदर्शित करता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन फोल्डेड वलित पर्वत कौन से, जो ऐसे फोल्ड होके बनते हैं, दो प्लेटों के आपस में टकराने से जो वहाँ पे अवसाद जमा होते हैं, उन अवसादों में वलन होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो पर्वत बनते हैं उनको वलित पर्वत के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। भारत के पश्चिमी, दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही, यहाँ पे असत्य बताना है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव की क्रिया द्वारा हुआ है। अब यहाँ पे पॉइंट डाउट में थोड़ा आते, चौथे पॉइंट में, भारत में गोंडवाना शिलाओं के कोयले का बृहत्तम भंडार मिलता है, बिल्कुल सही बात है, मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर वैसे आपको मैंने हाईलाइट कर दिया, सी पॉइंट होगा इसका आंसर। क्यों होगा, अब देखना यहाँ पे क्या लिखा है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव की क्रिया द्वारा होता है, बिल्कुल गलत है। यदि यहाँ पे लिखा होता पूर्वी समुद्र तट का तो बिल्कुल सही बात होती। क्यों, क्योंकि आप पढ़ेंगे पश्चिम की कोई भी नदी, जो नदी पश्चिम में प्रवाहित होती है, कोई सी भी नदी जो पश्चिम में प्रवाहित होती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और जब वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है तो क्या होगा, अवसाद होंगे, वहाँ पे अवसाद ही नहीं होंगे। एस्टुरी का निर्माण करती हैं और एस्टुरी में अवसाद नहीं होते हैं। जब अवसाद नहीं है वहाँ पे तो क्या होगा, वहाँ पे अवसादों से पश्चिमी तट का निर्माण नहीं होगा। इसलिए आप देखोगे पश्चिमी तट बहुत सकरा है, पश्चिमी तट बहुत सकरा है। पूर्वी तट आपको चौड़ा मिलेगा, पूर्वी तट आपको जो मिलेगा, पूर्वी तट आपको बहुत चौड़ा मिलेगा, लेकिन पश्चिमी तट जो आपको मिलेगा बहुत सकरा मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया कि पश्चिमी तट की नदियाँ कोई भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। लेकिन आप पूर्व में देखना है, यहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सारी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। और बंगाली खाड़ी में आप देखोगे ना तो बंगाली खाड़ी मिट्टी ही मिट्टी आपको मिलेगी, यहाँ पे अवसाद ही अवसाद आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया सी, जो कि असत्य है। समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कोई कठिन चीज़ नहीं है, सब आसान है, बस समझना जिम्मेदारी आपकी होती है। एक समझाने वाले का प्रयास होता है कि बहुत अच्छे से समझाए, सरल भाषा में समझाए, और मैंने वही प्रयास किया, आपको एक एमसीक्यू के माध्यम से एक बहुत अच्छा टॉपिक आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। बस आप लोग नोट्स पढ़ते चलो साथ में तो सब कुछ हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि अब कैसे हुआ है, कैसे हुआ है वो सुन लो, बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। मतलब क्या, भूमि उठी फिर धसी, इसके माध्यम से हुआ है। इसलिए आप देखोगे ऐसा कुछ दिखेगा आपको। यदि आप देखो, जब मैं इसका चित्र आपको यहाँ पे देखना, ये प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत मतलब पश्चिमी घाट की, आप पश्चिमी घाट देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा खड़ा हुआ, और वहीं आप पूर्वी घाट देखोगे तो पूर्वी घाट आपको ऐसा दिखेगा, ढलान इसकी ज़्यादा दिखेगी। यहाँ पे आपको खड़ी और तीखी ढलान मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसी स्लोप मिलेगी, ढाल मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो वही चीज़ लिखी है कि भैया पश्चिमी घाट का निर्माण या पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। दूसरा पॉइंट, भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ के गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन पर्वतों में से एक है।
और भौगोलिक दृष्टि से भूगर्भिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। सारे कथन आपके बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हम लोग, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग। अब सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही चयन कीजिए। आपको बताना है कौन सा किस युग में बना है। आईएएस का क्वेश्चन 1997 का। यहाँ पे एमपीपीएससी के 4 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। आप लोग भूगर्भिक समय सारणी पढ़ते होंगे, तो भूगर्भिक समय सारणी में ऐसे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलते होंगे। चलो, तो जैसा आपको पता है, इसका आंसर बताऊँ मैं आपको। डक्कन ट्रैप। डक्कन ट्रैप का निर्माण जो हुआ है आपका, डक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है आपका क्रिटेशियस आदि नूतन युग में। पश्चिमी घाट का निर्माण आपका हुआ है उत्तर नूतन युग में। अरावली का निर्माण आपका हुआ है प्री कैम्ब्रियन युग में, प्री कैम्ब्रियन युग में। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ है आपका अत्यंत नूतन क्रम में। मतलब कि 3 1 2 5, 3 1 2 5 इसका आंसर होना चाहिए। मतलब कि इसका आंसर बी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप भी याद करना इसको, क्या इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ से आपको पता चल गया हो ना कि भूगर्भिक समस्या पढ़ते समय इन बातों को ध्यान देना है हमें। चलो, केरल में अब ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एमपीपीएससी में, वन लाइनर क्वेश्चन सीधे आते हैं। केरल में कुट्टानाड़ या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। केरल में कुट्टानाड़ या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध बताओ। मीठे पानी की झील के लिए, भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। आपको पता है ऊंचाई हम कहाँ से नापते हैं, ऊंचाई हम लोग समुद्र तल से नापते हैं। कहाँ से, समुद्र तल से ऊंचाई नापते हैं। तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। तीसरा पॉइंट आपका, एक प्रवाल द्वीप है भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। ये तो गलत है, देखो ये भी गलत है आपका। और मीठे पानी की लेक भी नहीं है। केरल की भाई कुट्टानाड़ है ना, समुद्री इलाके में है, लेकिन भारत का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसके लिए प्रसिद्ध है। बेटा यूपीपीसीएस में आया, संभवतः इस बार एमपीपीएससी में भी आ सकता है, संभवतः इसमें आ सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत टाइम से केरल से क्वेश्चन नहीं आया है, तो इस बार हो सकता है आपका एमपीपीएससी में 28 अप्रैल को केरल से कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है ना, तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र क्या है, केरल का कुट्टानाड़, याद रखना। तो लिखा भी होगा यहाँ पे, केरल का कुट्टानाड़ भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। बताओ, अब मानो ऐसा देखो, ये आपका समुद्र है, आपके लैंड ऐसा होना चाहिए था। ये आपका समुद्र है, तो आपकी भूमि ऊंची होनी चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे ये समुद्र है तो लैंड यहाँ पे नीचे है, उल्टा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो समुद्र के नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है, समुद्र तल से नीचे। इससे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है, केरल में से धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड़ सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुट्टानाड़ की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत GIAHS, वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली, ग्लोबल इम्पोर्टेंस एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम घोषित किया है। भाई बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है वाला। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से अपने टेबल के सामने चिपका लेना जहाँ पे आप पढ़ते हो, क्यों सीरियसली केरल से पिछले 2-3 साल से क्वेश्चन नहीं आया, और इस बार संभावना है केरल से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि चुनाव का समय है। और जैसे ही चुनाव का समय होता है तो ऐसे राज्य पहले दिखते हैं जहाँ पे सरकार बनानी होती है। ठीक है ना, तो ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन संभव तो आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, गंगा का क्षेत्र, असम का क्षेत्र, मध्य भारत का क्षेत्र। एमपीपीएससी 2018 का प्रश्न है, तो कहाँ का कौन सा क्षेत्र मरुस्थल है। तो आपको पता है सिंधु नदी का क्षेत्र, जो कि रेगिस्तानी इलाके में आता है। आपको पता है सिंधु नदी का क्षेत्र कौन सा है, ये है। तो रेगिस्तानी इलाके से बहती है सिंधु नदी, बहती कि नहीं, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर आपका इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 2 लाख वर्ग किलोमीटर, 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र को
पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित किया जाता है। और आपको बता दें, जो हमारा थार का मरुस्थल है, रेगिस्तान का, हमारा राजस्थान का रेगिस्तान है, दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है। ऐसा मरुस्थल जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, अधिक संख्या में, अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक संख्या में रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर बनाई गई थी, यहाँ पे सिंचाई की सुविधाएं की गई थी, पानी की सुविधाएं की गई थी। यहाँ पे प्राचीन काल से ही आप देखते हो, मध्यकालीन काल से राजपूत शासन यहाँ पे होता है, राजपूतों का, उन लोगों ने भी यहाँ पे पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। अब बावड़ी वगैरह यहाँ पे देखते हो बहुत सारी, हर घर में आप देखते हो कि पानी जो वर्षा का जल होता है ना, उसको रोकने की व्यवस्था होती है हर घर में। वहाँ पे कभी घूम के आओ, आमेर अजमेर वगैरह हो तो हमारे साथ चलना, हम जाते रहते वहाँ पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। अब धारवाड़ भूस्तरीय रचना क्या होती है? आप विभिन्न प्रकार की चट्टानें पढ़ोगे, आप क्या करोगे, विभिन्न प्रकार की चट्टानें पढ़ोगे। धारवाड़ क्रम की चट्टान है, ग्रेनाइट क्रम की चट्टान है, नीस क्रम की चट्टान है, हड़प्पा क्रम की चट्टान है। ये सारी चट्टानें आपको नोट्स में मैंने प्रोवाइड कराई हैं। क्रम से सारी चट्टानें दी गई हैं। उन चट्टानों में एक चट्टान पढ़ लोगे ना, सारी चट्टानें आपसे बन जाएंगी। हालांकि अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्वेश्चन के साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो वहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। एक क्वेश्चन आपको कुछ काम का नहीं है, इसका आंसर बता दूँ मैं आपको। इसका आंसर आपका है बी, रोहतास। ठीक है ना, रोहतास जो आपका है धारवाड़ वाला नहीं है। मुंगेर में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है, जमुई में पाई जाती है, नावदा में पाई जाती है। हाँ, लेकिन यही क्वेश्चन एमपी भूगोल में काम में आने वाला है। पैटर्न समझ लो बेटा, यही क्वेश्चन आपका यूनिट 4 एमपी भूगोल में काम में आने वाला है। क्यों काम में आने वाला है? क्योंकि वहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपसे जिलेवार पूछ ले जाते हैं। आपसे पूछा जाता है किस जिले में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, किस जिले में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, किस जिले में नीस, ग्रेनाइट नीस पाया जाता है, ठीक है ना, संगमरमर किस जिले में पाया जाता है। वो सारी चीज़ें आपसे एमपी की भूगोल पूछ ली जाती हैं। देखो, एमसीक्यू सॉल्व करने का मतलब ये नहीं आपका स्कोर कितना आ रहा है। एमसीक्यू सॉल्व करने का मतलब, बार बार बोल रहा हूँ मैं, डेली बोल रहा हूँ कि एमसीक्यू सॉल्व करने का मतलब है आप कितना सीख पा रहे हैं कि पेपर में कैसे आता है। ठीक है, चलो एमसीक्यू सब लोग सॉल्व कर लेते हैं, स्कोर से खुश हो जाते हैं, पढ़ लेते हैं, मज़ा आ जाता है। नहीं, ऐसे कोई नहीं बता रहा हो कहाँ काम में आने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ये वाला क्वेश्चन काम का है। भारत में कौन सी चट्टान प्रणाली नवीनतम है? बिंद की, हड़प्पा की, धारवाड़ की या गोंडवाना की? अब देखो, एक बात तो बता सकते हो भैया, आप बता सकते हो कि गोंडवाना तो यहाँ पे है नहीं है, गोंडवाना तो नहीं है, बिंद भी आपको नहीं दिख रही होगी, तो देखो कौन सी है। यहाँ पर डिटेल पढ़ो, पहले इसको समझो। पूरा यहाँ पे दिया गया, देखो यहाँ पे दिया है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण एवं भ्रंशन से हुआ है। मतलब कि आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या है? पुरानी है, नंबर एक। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या है? पुरानी है। और आर्कियन क्रम की चट्टानों से क्या हुआ आपका? आर्कियन क्रम की चट्टानों से आपको क्या हुआ बेटा? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, इनके रूपांतरण से, इनके भ्रंशन से। आगे देखो, ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि पाया जाता है। किसमें? धारवाड़ में। किसमें? धारवाड़ में। अब आप बोलो सर, बच्चे में तो इतने गुण पाए जा रहे हैं, पिताजी में इतने गुण क्यों नहीं पाए जा रहे हैं? बच्चे में तो इतने गुण पाए जा रहे हैं, लेकिन पिताजी में इतने गुण क्यों नहीं पाए जा रहे हैं? अब हो सकता है पिताजी मजबूरियों में रह के वैसे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ से जो मिला, वहाँ से जो मिला, जहाँ से जो मिला, सबको अपने साथ इकट्ठा लेते गए। तो इसमें भी सब चीज़ें पाई जाती हैं, आर्किन में भी ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, खनिज रूप से उपयोगी नहीं हो पाती हैं। क्यों नहीं हो पाती हैं? क्योंकि सभी मिश्रित रूप में पाई जाती हैं। क्या होती हैं? सभी मिश्रित रूप में पाई जाती हैं। लेकिन धारवाड़ का निर्माण कैसे हुआ? इनके टूटने फूटने से हुआ है, इनके टूटने फूटने से हुआ है धारवाड़ का निर्माण। ठीक है ना। अब जब टूटने फूटने से हुआ है तो अलग घनत्व की वस्तुएं, जो अलग घनत्व की धातुएं होंगी, अलग घनत्व के खनिज होंगे, जो भारी होंगे, जो हल्के होंगे, उनका विभाजन हुआ होगा। इससे क्या लेयर बन गई होगी, अलग अलग खनिज हमें अलग अलग जगह पे देखने को मिलते हैं, किसी धारवाड़ में। इसलिए धारवाड़ चट्टानें आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। देखो कितने डीप में लेके गया मैं आपको। धारवाड़ चट्टानें क्या आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक बार फिर से सुन लो, एक मजाक यहाँ पे कर रहा हूँ आपके साथ। कभी एक्सीडेंट होता है, किसी का हाथ पैर टूटते हैं, यदि आपकी खोपड़ी कहीं फेंके, पैर कहीं फेंके, हाथ कहीं फेंके, ठीक है ना, या आप खुद उठाओ 1 किलो की आप एक गेंद ले लो, एक 2 किलो की गेंद ले लो, एक 3 किलो की गेंद ले लो,
एक 4 किलो की गेंद ले लो और चारों को बराबर फोर्स से फेंको, कौन कितनी दूरी तक जाएगी? जिसका घनत्व ज़्यादा होगा, जो जितनी भारी होगी वो क्या, जो जितनी भारी होगी वो पास में रहेगी, रहेगी कि नहीं, और जो हल्की होगी वो दूर तक जाएगी। तो ऐसे आप समझ जाओ कि धारवार क्रम की चट्टानों का जो निर्माण हुआ है कैसे हुआ है, टूट फूट कर हुआ है, भ्रंशन से हुआ है। इसलिए इसमें क्या, सभी पदार्थ अलग अलग होने का प्रयास किए और सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक चट्टानें पाई जाती हैं। इसलिए हमें सोना, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा पाया जाता है। अगला आ जाओ, हड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण। अब देखो धारवाड़ के बाद क्या हुआ, देखो पूरा गंदा कर दिया मैंने, पूरा गंदा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन की संख्या हो सकती कम हो, क्वांटिटी कम हो, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें मिलने वाली है। सबसे पहले कौन सी आई थी, आर्कियन। सबसे पहले क्या आया था आपका, आर्कियन आया था। फिर आया था आपका धारवाड़। अब धारवाड़ के अक्षय अपर्दन से, धारवाड़ के अक्षय अपर्दन से हड़प्पा क्रम की चट्टानें बनती हैं। नोट्स में सब दिया गया है, कैसे इनका नाम पड़ा, क्या हुआ, वो सब आपको देखना है। बट यहाँ पे देखो क्या है, हड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। फिर बिंद क्रम की चट्टानों का निर्माण हड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इसमें चूने का पत्थर, किसमें, बिंद में, बिंद में देखो सबसे लास्ट में बिंद का निर्माण हुआ, तो उसका आंसर तो आपको बिंद हो जाएगा क्वेश्चन का। लेकिन पढ़ो, इसमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्य क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना से ही प्राप्त होता है। इस श्रेणी का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमस कोयले की प्राप्ति होती है, इसलिए सल्फर की मात्रा न्यून होती है। मतलब कि देखो हड़प्पा के बाद क्या आया, हड़प्पा के बाद बिंद आया, और विंध्यन के बाद क्या है, गोंडवाना आया। तो सबसे लास्ट में कौन सी, गोंडवाना। तो सॉरी, उसका आंसर क्या होगा आपका, गोंडवाना क्रम की चट्टान होगा। उसका आंसर क्या होगा आपका, गोंडवाना क्रम की चट्टान होगा। ठीक है ना। तो इतना डीप में जाके इसका आंसर निकाला अपन ने। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है क्वेश्चन, सुनिएगा। चलो, आई थिंक नया चैप्टर शुरू हो गया है, तो इस सेशन को, इस वाले सेशन को यहीं पर रोकते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत। मुझे उम्मीद है आपको इतना डिटेल एनालिसिस पसंद आया होगा। एमसीक्यू करने का यही फ़ायदा है कि हर टॉपिक को बार बार रिवाइज हो जाता है, महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते हैं वो पता चल जाते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो पता चल जाते हैं हमारे लिए, ठीक है ना। और इतने डीप में कभी कभी पहुंच जाते हैं। हालांकि आज कम क्वेश्चन सॉल्व हुए इस वाले सेशन में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग, कल के सेशन में बहुत ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट क्लास जब रिकॉर्ड करूँ तो आपके कमेंट्स को मैं ले सकूँ। जय हिंद, जय भारत। कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे साथ।